हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम रेस्पिरेशन टॉपिक में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेस्पिरेशन इज़। तो रेस्पिरेशन क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, एमिनो एसिड्स जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होना, जो प्रोटीन्स होते हैं उनका भी ब्रेकडाउन होना, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होना, फैट का ब्रेकडाउन होना विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यानी कि हम ऑक्सीजन को इनटेक भी करते हैं, ब्रेक डाउन भी होता है ग्लूकोज का, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, दैट इज। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है इसका? डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीदिंग डिफर फ्रॉम रेस्पिरेशन एज। तो जो ब्रीदिंग है वो डिफर कैसे करता है रेस्पिरेशन से? इट एक्सचेंज O2 एंड CO2। क्या वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है? इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है? क्या ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है या फिर बोथ? बी एंड सी। तो जो ब्रीथिंग जो डिफर करता है रेस्पिरेशन से उसके अंदर एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है और एक ये मेटाबॉलिक प्रोसेस भी है। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज बी एंड सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फूड आफ्टर डाइजेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल। फूड डाइजेशन के बाद मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको हम क्या बोलते हैं? पाइरूवेट बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं, मैलेट बोलते हैं या ग्लूकोज बोलते हैं। तो जो खाना डाइजेस्ट होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल अमाउंट ऑफ ATP प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ATP के वो प्रोड्यूस होते हैं? तो इसमें जो ग्लूकोज होता है जिसके पास क्या है? ATP है किसकी? 6 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। अब ये जो 6 कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस होगा। यहाँ पे क्या हुआ? ग्लाइकोलिसिस हुआ इन साइटोप्लाज्म। अब जैसे ही ग्लाइकोलिसिस हुआ तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? पायरुविक एसिड में। तो जो पायरुविक एसिड होता है वो कितने कार्बन्स का कंपाउंड होता है? 3 कार्बन का कंपाउंड होता है इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन द प्रेजेंस ऑफ O2। तो O2 की प्रेजेंस में तो ये किस किस के अंदर ब्रेकडाउन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पेप्टोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसको हम कौन सा साइकिल भी बोलते हैं? क्रैब्स साइकिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं एनर्जी के? 38 ATP बनी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन शुगर इन सेल टेक्स प्लेस बाय। तो जो ब्रेकडाउन होता है 6 कार्बन शुगर का सेल के अंदर वो किसके द्वारा किया जाता है? क्रैब्स साइकिल, बोथ A एंड C, ग्लाइकोलिसिस या नन ऑफ दीज। तो अभी हमने ऊपर देखा कि क्रैब साइकिल जो होती है उसमें क्या होता है कि जो 3 कार्बन कंपाउंड थे वो ब्रेक डाउन होते हैं और ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? 6 कार्बन कंपाउंड कन्वर्ट होते हैं 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर। तो क्रैब साइकिल भी होता है और ग्लाइकोलिसिस भी होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, दैट इज बोथ A एंड C हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the respiration is aerobic the breakdown product of glucose produces। तो जो रेस्पिरेशन अगर हमारी एरोबिक है, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो होगा ग्लूकोज का वो क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, 38 ATP, H2O या ऑल ऑफ दीज। अभी अभी हमने ऊपर देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है, वाटर भी रिलीज होता है और 38 मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं ATP के। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज यीस्ट सेल प्रोड्यूसेस। तो यीस्ट सेल जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर,
इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड। तो जो ग्लूकोज होता है यानी कि C6H12O6, तो ग्लूकोज का क्या किया जाता है, वही ग्लाइकोलिसिस होता है यहाँ पे होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये साइटोप्लाज्म में होगा तो यहाँ पे किस में कन्वर्ट होता है, फिर ये पायरुविक एसिड के अंदर। और इस पायरुविक एसिड के अंदर क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड्स होंगे। अब यहाँ पे क्या बोलता है, यीस्ट सेल के अंदर, पहले किसके अंदर था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इन यीस्ट सेल जब होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, तो क्या बनता है यहाँ पे, इथेनॉल बनता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, फर्मेंटेशन के लिए। और यहाँ पे क्या होता है कि 2 कार्बन भी होते हैं प्लस एनर्जी के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब एनर्जी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कितने होते हैं, 2 ATP के होते हैं, राइट। तो किस किस के अंदर कन्वर्ट हुआ, जब ईस्ट सेल के अंदर है तो इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में 12 ATP, 22 ATP, 2 ATP या 222 ATP। तो इसके अंदर कितने होते हैं, 2 ATP होते हैं, जो अभी हमने देखा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन था, ये देखा था ना। तो कितने थे यहाँ पे, 2 ATP थे, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर हाउस ऑफ अ सेल इज, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं हम, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है उसको क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, अगर हम बात करें तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो ये सेल के अंदर होते हैं ये, राइट। जो किस लिए इन्वॉल्व होते हैं, फॉर द रिलीजिंग द एनर्जी। अब ये एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अब वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमको, फूड से मिलती है। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है। कि रेस्पिरेशन में यही होता है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है कि खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है, तोड़ा जाता है उसको, राइट, ताकि हमको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, बेसिकली रिलीज करते हैं एनर्जी को फ्रॉम द फूड, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। पायरुविक एसिड इज कैटाबोलाइज्ड इन डैश एनारोबिक यीस्ट रेस्पिरेशन। तो जो पायरुविक एसिड जो कैटाबोलाइज होता है वो किस किस के अंदर कैटाबोलाइज होगा, एनारोबिक यीस्ट रेस्पिरेशन के अंदर। तो इसमें ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड, या फिर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये जस्ट अभी हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सेलुलर रेस्पिरेशन डैश गैस इज यूज्ड, डैश गैस इज रिलीज्ड। तो इसके अंदर कौन सी गैस जो है वो यूज़ की जाती हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन गैस का यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज होती है, राइट। तो इसका आंसर क्या है, O2 एंड CO2। नेक्स्ट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स इन लंग्स एंड टिश्यूज आर डन बाय डैश प्रोसेस। तो जो एक्सचेंज होता है गैसेस का लंग्स में एंड टिश्यूज में, वो किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जब गैस एक्सचेंज होती है, तो जो होती है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में, और सेम टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ से कहाँ पास करती है, फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू लंग्स में। तो O2 जो होती है ईजिली क्या हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है टिश्यूज़ में। अब जब वो डिफ्यूज़ हो जाएगी टिश्यूज़ में, एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ईजिली डिफ्यूज़ होती है आउट ऑफ द टिश्यू, यानी कि टिश्यू के बाहर वो डिफ्यूज़ होती है। तो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनका सेट होता है जो कहाँ अकर होती हैं? सेल के अंदर अकर होती हैं, ताकि कन्वर्ट कर सकें किसको? बायोकेमिकल एनर्जी को। अब बायोकेमिकल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? यहाँ पे शुगर्स को बोला जाता है। तो शुगर्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएं। शुगर्स हमको कहाँ से मिले थे? फूड से मिले थे, इनटू द एटीपी। दैट इज कि सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो कहाँ अकर होती है? सेल के अंदर होती है। काम क्या होता है इसका? ये कन्वर्ट करती है बायोकेमिकल एनर्जी को, और बायोकेमिकल एनर्जी हमको खाने से मिलती है, और वो किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है? एटीपी के अंदर कन्वर्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ O2, राइट। अब इसके अंदर जो 4 स्टेजेस आती हैं, 4 स्टेजेस कौन कौन सी होंगी? पहले में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। नेक्स्ट क्या होता है इसका? पायरोवेट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है, ये पायरोवेट ऑक्सीडेशन होगा। थर्ड के अंदर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होती है इसके अंदर, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं जो है सिट्रिक एसिड साइकिल। एंड फोर्थ में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain how the air we breathe in gets cleaned while passing through the nasal passage। हमें एक्सप्लेन करना है कि जो हम सांस लेते हैं वो क्लीन जाए एकदम जब वो पास हो कहाँ से? नेसल पैसेज से। तो जो नसल पैसेज होता है वो लाइंड होते हैं। नसल पैसेज में लाइनिंग होती है किसकी? फाइन हेयर्स की एंड म्यूकस की। अब बात आती है कि म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा जो होता है सब्सटेंस, जो किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? नेसल ग्लैंड्स के द्वारा। जब भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर कहाँ से पास आउट होती है? नेसल पैसेज से पास आउट होती है। और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं उन हेयर्स के द्वारा। अब हमने एयर को इनहेल किया तो जो डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं उन हेयर्स के द्वारा या फिर म्यूकस के द्वारा, सो दैट इंश्योरिटी हो हम जो इनहेल कर रहे हैं वो क्लीन एयर ही जाए लंग्स के अंदर। ऑलराइट, यानी कि जो हम सांस लेते हैं वो क्लीन ही जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर लंग्स डिजाइंड टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस? तो जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज होते हैं। अब बात आती है कि ये एल्वियोलाइज क्या होते हैं? तो एल्वियोलाइज जो होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल राउंड और बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये? एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स, राइट। अब इनका डायामीटर जो होता है वो डायामीटर कितना होता है इनका? 0.2 से लेके 0.5 mm तक होता है। और जो एवरेज एडल्ट पीपल्स होते हैं उनके लंग्स में कितने एल्वियोलाइज होते हैं? अबाउट 480 मिलियन एल्वियोलाइज होते हैं, राइट। तो अब ये काम क्या करते हैं? इनकी प्रेजेंस जो होती है एल्वियोलाइज की, सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ा देगी। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, किसके लिए बढ़ाएगी? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जिस वजह से क्या हो सकेगी? हम सांस इजीली ले सकेंगे। तो जो एल्वियोलाइज होते हैं बेसिकली काम क्या होता है उनका? वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं सो दैट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को क्या कर सकें? इनहेल कर सकें और एक्सहेल कर सकें, गैसेस का एक्सचेंज ईजिली हो सके। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।